हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल बायोटॉप के ऊपर। लास्ट जो हमारी बात हुई थी वो लेमार्क के ऊपर बात हो गई थी, यानी टोटल कहूँ तो लेमार्किज्म के ऊपर बात हो गई थी। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो लेमार्क के ही कुछ नियम थे जिनको दोबारा डिस्कवरी की गई थी, उन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे कि लेमार्क के दोबारा उन नियमों को किस नाम से जाना गया, कैसे उनके बारे में उन्होंने बातें कही, उन सभी के ऊपर बात करेंगे। तो उनके नामों को हम कहते हैं दोबारा रिपब्लिश हुआ या बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया गया उन सभी चीज़ों को, तो उसे कहते हैं नियो लेमार्किज्म। पहला था लेमार्क, अब आया है हमारे पास नियो लेमार्किज्म। यानी टोटल में नियो लेमार्किज्म्स में एक वर्ड में कहूँ तो बेटर तरीके से जो एक्सप्लेनेशन होता है, जो बेटर तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया गया लेमार्क के नियमों का, उनको ही हम किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर हम लेमार्किज्म्स के नाम से मेरे प्यारे विद्यार्थियों जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस लेमार्किज्म्स में क्या क्या हमें देखने को मिला। तो उन्होंने ये कहा कि जो इन पहला नियम यही था कि जो हमारे पास इन्वायरमेंट में जो फैक्टर होते हैं वो कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। इन्वायरमेंट में जो फैक्टर हैं वो कभी भी हमारे पास क्या नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ चेंजेज आए। तो वो सारी चीज़ें कि इन्वायरमेंट डज इन्फ्लुएंस इन ऑर्गेनिजम्स एंड चेंज इट्स हेरिडिटी। तो इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करेगा तो हमारे पास क्या चीज़ होगी, हेरिडिटी में चेंज आएगा। दूसरी चीज़ें हमारे पास नियो लेमार्किज्म्स में ये देखने को मिले कि कम से कम कुछ भी हो, छोटा सा ही वेरिएशंस क्यों नहीं आए कहीं पर भी, उस छोटे से वेरिएशंस को रिक्वायर्ड होता है किसी ऑफस्प्रिंग में क्या लाने के लिए, चेंज लाने के लिए। तो नियो लेमार्किज्म्स में हम कह सकते हैं कि छोटा सा चेंज क्या ला सकता है, हमारे पास नई प्रोजेनी के अंदर चेंज ला सकता है। और इन्वायरमेंट होते हैं वो करेक्टर को, नए करेक्टर्स को क्या कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर थर्ड बात नियो लेमार्किज्म्स में ये भी कह दी कि जो हमने कहा कि जो इंटरनल फोर्स होता है यहाँ पर, यानी कि कहूँ तो इंटरनल जो विटल फोर्स होता है वो यहाँ पर कभी भी अप्लाई नहीं होता है। यानी कहूँ तो डू नॉट अप्लाई या प्ले एनी रोल इन इवोल्यूशन। यानी कहूँ तो इवोल्यूशंस के अंदर ये जो इंटरनल फोर्स है हमारा वो कभी भी अप्लाई नहीं होगा। यानी इंटरनल फोर्स की वजह से कभी भी इवोल्यूशंस कोज नहीं होगा। लेकिन लेमार्किज्म्स ने कहा कि इंटरनल फोर्स चाहेगा तो हमारे पास इवोल्यूशन कोज हो सकता है, लेकिन लियो लेमार्किज्म ने क्लियर कर दिया कि हमारे पास क्या नहीं होगा, इंटरनल फोर्स की वजह से कभी भी इवोल्यूशंस नहीं होगा। लेमार्क ने अपनी थ्योरी दी, नियो लेमार्किज्म्स को बस इतना कहा कि लेमार्क थ्योरी के अंदर जो कुछ गलत थे, जो गलत बातें जिनको बाद में गलत मान लिया गया उनको हटाया गया, और जो बेटर तरीके से एक्सप्लेनेशन उनका पूरा किया गया उसी थ्योरी को हम क्या कहते हैं, नियो लेमार्किज्म्स कहते हैं। फिर चौथा फैक्टर से इन्होंने ये भी कहा हमारे पास कि जो वेरिएशंस होते हैं वो ऑफस्प्रिंग्स के ऊपर यदि हमारे पास कोई भी चेंज हुआ, वो हमारे पास अगर रिप्रोडक्टिव सेल्स जितने भी होती हैं, यानी टोटल कहूँ जो जर्म सेल्स होती है, उन जर्म सेल्स के अंदर आप अगर चेंज कर देते हैं कोई भी चीज़ को, तो वो क्या कोज करती है, आपके पास यहाँ पर इवोल्यूशन को कोज कर रही होती है। इवोल्यूशन कोज किससे होगा, कोई भी रिप्रोडक्टिव सेल्स में आप चेंज करते हो तो इवोल्यूशन होगा। अगर रिप्रोडक्टिव सेल्स में आप कोई भी चेंज नहीं करते हो तो आपके पास क्या होगा, हमें चेंजेज है वो नहीं देखने को मिलेंगे। ये सारी बातें हमारे पास किसकी है, नियो लेमार्किज्म्स के ऊपर है, उन्होंने बातें की। अब उसके बाद में एक साइंटिस्ट और आते हैं, उनका नाम था हमारे पास कौन सा, कोप्स रूल के नाम से उनके साइंटिस्ट को हम यहाँ, उसके नियम को हम यहाँ पर जानते हैं। कोप्स रूल ने क्या कहा कि यदि हमारे पास
सीधी सी भाषा में बात करूँ तो यदि हमारे पास जो बॉडी का साइज है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज है बॉडी का, वो अगर यहाँ पर इंक्रीज होता है किसके साथ साथ, इवोल्यूशंस के साथ साथ। उन्होंने कहा कि किसी ऑर्गेनिजम्स में आपको इवोल्यूशंस का पता लगाना है कि कैसे हो रहा है, तो उसके बॉडी के साइज को चेक कर दो। अगर बॉडी साइज बड़ा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पहले कम था अब बढ़ रहा है, तो वो हमारे पास क्या होगा, इवोल्यूशंस को खोज करेगा। यानी उनकी बातें हम यहाँ पर लिखें टोटली रूप से तो ये लिख सकते हैं कि इट स्टेट्स दैट population lineage tend to increase in body size, increase in क्या हो गया, body size ओवर किसमें, पॉपुलेशन के अंदर, या ओवर आपका इवोल्यूशन से मान लीजिए, टोटल मैं यहाँ पर कहूँ तो ओवर इवोल्यूशन, या हम कह सकते हैं ओवर इवोल्यूशनरी टाइम। इवोल्यूशनरी टाइम के अंदर हमारे पास बॉडी साइज होगा, वो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो हमने यहाँ पर बात की किसके ऊपर, नियोलेमार्किज्म्स के ऊपर बात की है। और अब हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर, कॉप्स लॉ के ऊपर, कि कॉप्स ने हमारे पास क्या बातें कही कि कॉप्स के अकॉर्डिंग तो अगर कहीं पर भी चेंजेज आएगा, या फिर टोटल कहूँ तो हमारे पास कॉप्स के अकॉर्डिंग यही कह सकते हैं कि अगर पॉपुलेशन में किसी भी प्रकार का चेंजेज होता है, हमें चेंजेस देखने को मिलता है, बॉडी के साइज इंक्रीज देखने को मिलता है, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर इवोल्यूशन है वो देखने को मिलेगा। अगर बॉडी साइज कम हो रहा है तो इवोल्यूशन नहीं हो रहा, बॉडी साइज स्टेट यानी कि एक स्टेबल है तो हमारे पास इवोल्यूशन नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बॉडी साइज इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, टोटली आपका इवोल्यूशन है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। चलिए अब इसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे पास जो इवोल्यूशंस के बारे में नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं वो है हमारे पास मैन, जिनकी बात हम करेंगे वो कौन है, आपके डार्विन साहब। डार्विन का हमने पीछे भी बात कर ली थी कि जो डार्विन का बर्थ हुआ था वो कब हुआ था, 1809 के अंदर हुआ, जब लेमार्क ने अपना क्या दिया था, इवोल्यूशनरी के ऊपर थ्योरी प्रस्तुत की थी, तब उनका जो बर्थ है वो हुआ। डेट के ऊपर बात करूं तो इनका डार्विन का जो डेट है वो 12 फरवरी 1809 के अंदर इनका जन्म होता है, और लगभग ये 19 यानी कहूँ तो 19 अप्रैल 1882 तक इनकी 1882 में इनकी क्या हो जाती है, यहाँ पर डेथ है वो खोज हो जाती है। और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, बॉर्न कर रहे हैं, बर्थ इनका हो रहा है। सबसे पहले बात करूं कि इन्होंने और क्या क्या बात कही, कैसे कैसे ये कहा, तो इन्होंने ध्यान रखना कि सबसे पहले ऑल स्पीसीज की लाइफ के बारे में इन्होंने डिसेंट कर दिया या क्लियर कर दिया कि सब के लाइफ का, कोई भी स्पीसीज हो कहीं भी हो, उनका क्या रहा होगा आपस में एक दूसरे का कोई न कोई कॉमन एंसेस्टर जो होता है वो ज़रूर रहा होगा। यानी टोटल बात करूँ जैसे ए स्पीसीज़ है, बी स्पीसीज, सी, डी है, इनका ओरिजिन चाहे कैसे भी हुआ हो, ए है वो बी से निकली हो, या फिर कह सकता हूँ बी से सी का ओरिजिन हुआ हो, या सी से डी का ओरिजिन हुआ हो, लेकिन इनका एक जो होगा वो क्या रहेगा, कॉमन एंसेस्टर कभी न कभी तो इनका रहा होगा। इसी के आधार पर इन्होंने क्या कहा, आगे अपना एक ब्रांचिंग पैटर्न होता है इवोल्यूशंस का, वो इन्होंने प्रेजेंट किया या प्रपोज्ड किया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ब्रांचिंग पैटर्न जो है हमारे पास, वो इन्होंने क्या किया था, इवोल्यूशंस थ्योरी के ऊपर है वो यहाँ पर दिया, और ब्रांचिंग पैटर्न को इनको प्रपोज्ड किया था। उसके बाद में इन्होंने जो मेन बातें, वो मेन फोकस था यहाँ पर, वो इनका था कि हमारे पास किस तरह से कैसे होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि इवोल्यूशन तभी होगा तब
यहाँ पर क्या किया जाएगा, नेचर के द्वारा उनका सिलेक्शन किया जाएगा। अगर नेचर उनको सिलेक्शन कर देता है तो नेचुरल सिलेक्शन होगा, तभी इन नेचुरल सिलेक्शंस के बाद में आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर नेचर आपको सपोर्ट नहीं कर रही है कोई भी स्पीसीज को, तो आपको यहाँ पर हमें इवोल्यूशन नहीं देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ कि जैसे हमने स्पीसीज ए ले ली, किसी एक इन्वायरमेंट में रखा है, यहाँ पर हम स्पीसीज ए को दूसरे इन्वायरमेंट में रख रहे हैं। अगर इस जगह पर पूरा, जैसे मैं कहूँ हमारे पास टेम्परेचर हुआ, चाहे हमारे पास कोई फैक्टर लाइट फैक्टर है, या फिर हमारे पास रेन का फैक्टर है, या रहने वाले यहाँ पर कोई पॉपुलर स्पीसीज पहले से कंपटीशंस यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रहा है। अगर इस जगह पे बात करूँ तो टेम्परेचर आपका नॉर्मल प्रेजेंट है जहाँ पर वो ग्रोथ कर सकती है, लाइट भी आपकी नॉर्मल है, यहाँ पर रेन है वो भी आपका नॉर्मल, और कंपटीशन है वो भी एकदम इक्वल यानी जीरो के रूप में है। तो अब कह सकते हैं कि अगर कंपटीशन हुआ तो स्पीसीज़ यहाँ पर आपस में एक दूसरे से compete करेगी, तो compete करेगी। अगर इस स्पीसीज़ का अगर यहाँ पर लॉस हो जाता है तो सिलेक्शन इसका नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा इसका मतलब है कि आगे फेवरेबल कंडीशन में नहीं जाएगी, और नहीं जाएगी तो इसका मतलब इस स्पीसीज़ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और इवोल्यूशंस के अंदर मान लो कोई स्पीसीज को सपोर्ट कर रहा है इन्वायरमेंट, उसको सारी फैसिलिटी प्रदान कर रहा है, तो कहने का मतलब है नेचर के द्वारा उसको क्या किया गया है, सेलेक्ट किया गया है। उन्हीं के ऊपर उन्होंने, डार्विन ने क्या कहा कि हमारे पास जो इवोल्यूशंस होगा वो किसके बेस पे काम करता है, नेचुरल सिलेक्शन के बेस पे काम करता है, ना कि ऑर्गेनिज्म का यूज करने से, ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को, किसी ऑर्गन को यूज या डिसयूज से हमारे पास है वो कोई भी चेंजेस नहीं देखने को, नेचुरल इवोल्यूशन नहीं देखने को मिलेगा। अब टोटल और बातें करें हमारे पास डार्विन्स के बारे में, तो हम डार्विन ने ये भी सारी चीज़ें जो पूरी ये नेचुरल सिलेक्शंस के बारे में उन्होंने बताया, और इन्हीं के आधार पर उन्होंने क्या किया था, अपनी एक बुक प्रस्तुत की थी, यानी एक अपना जो जिसको इवोल्यूशनरी थ्योरी के नाम से जाना गया, इवोल्यूशंस के ऊपर थ्योरी प्रेजेंट की थी, उसका बुक का नाम था यहाँ पर द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है वो उन्होंने बुक पर अपने प्रस्तुत की थी, और इसका जो फर्स्ट एडिशंस था वो लगभग 24 नवंबर और 1859 को इन्होंने क्या किया था, पब्लिश किया था। कौन सा एडिशन था ये, फर्स्ट एडिशंस था। उसके बाद में इन्होंने 7 जनवरी को यानी 1860 को, 59 के बाद में इन्होंने अपना सेकंड एडिशंस लॉन्च किया। फिर आपके पास 1861 आई तो उसमें इन्होंने थर्ड एडिशंस इसका लॉन्च किया। फिर 1866 के अंदर द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का आपका फोर्थ एडिशंस लॉन्च किया। उसके बाद में 10 फरवरी 1869 को इन्होंने फिफ्थ एडिशंस को लॉन्च किया, और फिर 19 फेब 1872 को इन्होंने कौन सा किया, सिक्स्थ वाला एडिशन है वो लॉन्च किया। इतना सब कुछ होने के बाद में, यानी टोटल मैं कहूँ तो यहाँ से लेकर लगभग हमारे पास यहाँ तक क्राइटेरिया है वो पहुँच गया है। लगभग यहाँ तक पहुँचने तक, यानी यहाँ तक हमारे पास है वो इस बुक में कोई भी चेंजेस नहीं हुई। सिक्स्थ एडिशन चलता रहा, एडिशन यानी कुछ बातें हैं नई ऐड होती रही। उसके बाद में जो यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड था ओन लगा हुआ था, वो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया था, आपका रिमूव किया, यानी ओन वॉज रिमूव्ड फ्रॉम टाइटल ऑफ द बुक। यानी पहले इस बुक पे कोई ओन वर्ड लगा था, ओन द ओरिजिन इस बुक को लिखा जाता था, लेकिन जब सिक्स्थ एडिशन लॉन्च हुआ आपका, उस टाइम इस ओन वर्ड को इन्होंने क्या कर दिया था, यहाँ से रिमूव कर दिया था। जैसे इसको रिमूव किया तो इस बुक का नाम अभी भी किस नाम से जाना जाता है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के नाम से जाना जाता है।
फिर अगर कहें, ये तो इनके बारे में, बुक के बारे में कुछ बातें हो गई, कुछ बातें इनके बारे में हो गई। तो उन्होंने एक पैटर्न दिया था। कौन सा पैटर्न दिया? ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन से वो प्रेजेंट किया। वो कैसे होता है? जैसे मान के चलिए हमारे पास स्पीसीज ए यहाँ पर प्रेजेंट है, इसमें चेंज हुआ तो हमारे पास बी स्पीसीज बनी, इसमें चेंज हुआ तो सी स्पीसीज बनी, फिर इसके बाद में हमारे पास यहाँ पर आपकी डी स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, इससे ई स्पीसीज बनती है, और इसी से भी क्या बन जाती है? एफ स्पीसीज। सी से हमारे पास जी स्पीसीज बनती है, जी से एच बनता है। उसके बाद ई में फिर से कोई चेंज, ब्रांचेस, एवोल्यूशंस का फॉर्मेशन होता है, और इन सभी के अंदर हमारे पास क्या देखने को मिलता है? एक अलग अलग से स्पीसीज का फॉर्मेशन है, वो हमें देखने को मिलता है। यानी टोटल हमारे पास एक स्पीसीज थी, जिसे टोटल मिलाकर अब हमारे पास है वो कम से कम कहूँ तो 9 से 10 स्पीसीज़ का फॉर्मेशन है वो हो चुका है। तो ये जो पैटर्न हमें देखने को मिलता है, जो ये पैटर्न हमारे पास प्रेजेंट है, जैसे यहाँ से लेकर इसमें ये ओरिजिन हुआ, फिर इसी से ओरिजिन इस तरह का, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर इसमें जी का फॉर्मेशन, जी ई से, फिर वापस से स्पीसीज़ 1, 2, 3, 4 का ओरिजिन हुआ। तो इन सभी के ऊपर है वो हमारे पास क्या देखने को मिलता है कि ए है वो इसका क्या रहता है, हमारे पास मेन एंसेस्टर रहता है, कॉमन एंसेस्टर होता है। उसके बारे में इन्होंने सबसे पहले बातें की। फिर उन्होंने डार्विन की एक बात और कहते हैं कि डार्विन ने हम लगभग कहूँ तो सारे, जैसे अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, गैलापागोस आइसलैंड जो होते हैं उनमें उन्होंने ट्रैवलिंग की। और जो इनकी ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई थी वो ध्यान रखना कब हुई? 27 दिसंबर 1831 को इन्होंने अपनी ट्रैवलिंग करना स्टार्ट किया था, अलग अलग देश के अंदर जाना स्टार्ट किया। और लगभग कहूँ तो 2 अक्टूबर आपका 1836 को ये क्या होते हैं? वापस लौट के आते हैं कि इवोल्यूशंस के बारे में इन्होंने ये महत्वपूर्ण जो 5 साल इनके गुजरे हैं ट्रैवलिंग में, जिसमें इन्होंने अमेरिका की भी ट्रैवलिंग की थी, अमेरिका भी गए, फिर उसमें साउथ अफ्रीका भी गए, साउथ अफ्रीका के बाद में ऑस्ट्रेलिया भी गए, ऑस्ट्रेलिया के बाद में एक मेन होता है इसके बारे में इन्होंने सबसे पहले स्टडी कर रहे थे, गैलापागोस। उसके बारे में गैलापागोस जो आइसलैंड है उनके ऊपर ये गए, और इन सभी जगहों पर जाकर इन्होंने इवोल्यूशंस के अपनी जो थ्योरी है वो प्रेजेंट की। और वो किस बुक में प्रेजेंट की? ऑन द ओरिजिन, ऑन वर्ड हट गया तो अब कह सकते हैं द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के अंदर इन्होंने उस बुक के बारे में सारी बातें बताई। और ये सारी चीज़ों का निष्कर्ष एक ही निकलता है कि पॉपुलेशंस के अंदर या किसी स्पीसीज़ के अंदर इवोल्यूशंस कब होगा? जब उसको नेचर के द्वारा, नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा क्या किया जाएगा? स्पीसीज़ को सपोर्ट किया जाएगा। अगर कोई स्पीसीज़ वहाँ पर सपोर्ट नहीं होती है तो हमारे पास वहाँ पर इवोल्यूशंस है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। इवोल्यूशन तभी होगा तब इन्वायरमेंट के थ्रू नेचुरल सिलेक्शन है वो किया जाए। अब इतनी सारी बातें इन्होंने बताने के बाद में हमारे पास इनके कुछ जो, जैसे डार्विन ने कुछ लेमार्क ने कुछ पोस्टुलेट बताए थे, उसी तरह से इनके भी हमारे पास क्या है, कुछ पोस्टुलेट प्रेजेंट है। जैसे पहला पोस्टुलेट होता है वो इनने दिया कि कौन सा? ओवर प्रोडक्शन कैसे क्या होता है, किस तरह से होता है, उनके बारे में बताया। दूसरी चीज़ उन्होंने बताया कि जो कोई भी स्पीसीज़ है वो क्या करेगी, आपकी स्ट्रगल करेगी तभी इवोल्यूशंस कर सकते हैं, या फिर किसी स्पीसीज़ में क्या आ जाए, हमारे पास वेरिएशन आए तब उसमें क्या हो सकता है, इवोल्यूशंस हो सकता है। या फिर वो क्या करे, हमारे पास सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए, किसके लिए? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए वो वहाँ पर करे, सर्वाइवल हो फिट रहने के लिए। या फिर इससे हमारे पास क्या हो जाए कि इन्होंने कहा कि ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, यानी किसी स्पीसीज का नया फॉर्मेशन हो जाए। ये सारी उन्होंने क्या बताए, अपने पोस्टुलेट बताए। और इन्हीं पोस्टुलेट के ऊपर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।